पहली बार सालू ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नानी दादी का प्यार बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित रहे, क्योंकि उसके जन्म से पहले ही उनकी नानी और दादी दोनों गुजर चुकी थी। बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर वापस आ सालू खिन्न मन से टेरेस पर जाकर बैठ गई। सुहावना मौसम, हल्के बादल और पक्षियों का मधुर गाना कुछ भी उसके मन को वह सुकून नहीं दे पा रहे थे जो वह अपने पिछले शहर के घर में छोड़ आई थी। सालू की इधर उधर दौड़ती सरसरी नजरें थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी बुढ़िया पर ठहर गई। ओह, फिर वही बुढ़िया क्यों इस तरह से उसके घर की ओर ताकती है? सालू की उदासी बेचैनी में तब्दील हो गई। मन में शंकाएं पनपने लगी। इससे पहले भी सालू उस बुढ़िया को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी। 2 महीने हो गए थे सालू को पूना से गुड़गावा शिफ्ट हुए, मगर अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई थी। मिड सेशन में एडमिशन मिला। वो दोनों भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे थे, लेकिन सालू उसकी स्थिति तो जड़ से उखड़कर दूसरी जमीन पर रोपे गए पेड़ जैसी हो गई थी, जो अभी भी नई जमीन नहीं पकड़ पा रहा था। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था। पूना में उसकी अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए अच्छी मेड थी, जिसके भरोसे वह घर और रसोई छोड़कर सुकून से ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा सा डेड केयर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उसके ऑफिस से लौटने तक वहीं रहते। लाइफ बिल्कुल सेट थी, मगर सुधीर के एक तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गया। यहाँ ना आसपास कोई अच्छा डे केयर है और ना ही कोई भरोसे लायक मेड ही मिल रही है। उसका करियर तो चौपट ही समझो, और इतनी टेंशन के बीच ये विचित्र बुढ़िया कहीं छुपकर घर की टोह तो नहीं ले रही। वैसे भी इस इलाके में चोरी और फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण कोई नई बात नहीं है। सोचते सोचते सालू परेशान हो उठी। 2 दिन बाद सुधीर टूर से वापस आए तो सालू ने उस बुढ़िया के बारे में बताया। सुधीर को भी कुछ चिंता हुई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसा ही गुजर गए। सालू का घर को दोबारा ठहरे पर लाकर नौकरी करने का संघर्ष जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह सालू ने टेरेस से देखा, वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उसके मेन गेट पर आया हुआ था। सुधीर उससे कुछ बात कर रहे थे। पास से देखने पर उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। सालू को लगा उसने यह चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके सुधीर घर के अंदर आ गए और वह बुढ़िया मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? सालू ने चिंतित सुर में सुधीर से पूछा। बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी।
जैसे तुम उसके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है? सालू का विस्मित चेहरा आगे की बात सुनने का बेकरार था। वो इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर शांतनु से खरीदा है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसकी शांतनु की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखा से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर ये घर हमें बेचकर विदेश चला गया। अपनी बूढ़ी माँ गायत्री देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर। छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। सुधीर का चेहरा वितृष्णा से भर उठा। वही सालू याददाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। हाँ, याद आया। स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी। उस पर गायत्री निवास लिखा था। वहीं एक राजसी ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी। उसका चेहरा ही इस बुढ़िया से मिलता था। तभी मुझे लगा था कि इसे कहीं देखा है। मगर अब ये यहाँ क्यों आई है? क्या घर वापस लेने पर? हमने तो इसे पूरी कीमत देकर खरीदा है। सालू चिंतित हो उठी। नहीं नहीं, आज इसके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती है जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं। तुम्हें ना सही उन्हें तो है। और अगर हमारी हाथ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा? ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। अनमने मन से ही सही, मगर सालों ने हाँ कर दी। गायत्री देवी अंदर आ गई। छीड़ काया तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखें के कोरे में इस जमे हुए पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने सुधीर और सालू को ढेर सारी आशीर्वाद दिए। नजरें भर भर कर उस पराये घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी स्मृतियाँ, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तैर आए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर आंखें बंद कर बैठी रही। बंद आंखें लगातार रिस रही थी। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर सुर भर आया था। यही कमरा था। मेरा कितने साल हंसी खुशी बिताया है यहाँ अपनों के साथ। मगर शांतनु के पिता के जाने की आंखें पुनः भर आई। सालू और सुधीर निःशब्द बैठे रहे। अभी आती हूँ। सालू गायत्री देवी को रोक कर कमरे से बाहर चली गई और इशारे से सुधीर को भी बाहर बुलाया। कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें। अकेली है, बेसहारा हैं और इस घर में इनकी जान बसी है। यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं और हम यहाँ वृद्धाश्रम से अच्छा ही खाने पहनने को देंगे। उन्हें तुम्हारा मतलब है और की तरह नहीं, नहीं नौकर की तरह नहीं।
हम इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे। काम के लिए तो मेड भी है, बस एक घर पर रहेंगी तो घर के आदमी की तरह मेड पर आने जाने वाले पर नज़र रख सकेंगी, बच्चों को देख संभाल सकेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूंगी। मुझे भी पीछे से घर की बच्चों के खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मान जाएगी? क्यों नहीं, हम इन्हें उस घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें उनके प्राण बसे हैं, जिसे ये छुप छुप कर देखा करती हैं। और अगर कहीं मालकिन बन घर पर अपना हक जमाने लगी तो क्या निकाल बाहर करेंगे? घर तो हमारे नाम ही है। ये बुढ़िया क्या कर सकती है? ठीक है, तुम बात करके देखो। सुधीन ने सहमत जताई। सालू ने संभल कर बोलना शुरू किया। देखिए, अगर आप चाहे तो यहाँ रह सकती हैं। बुढ़िया की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठी। क्या वाकया वो इस घर में रह सकती है? लेकिन फिर बुझ गई। आज के ज़माने में जहाँ सगे बेटे ने ही उनके घर से यह कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा उनके लिए वृद्धा आश्रम में रहना होगा। वहाँ ये पराये लोग उसे बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे? नहीं नहीं, आपको नाहक की परेशानी होगी। परेशानी कैसे? इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें भी आराम हो जाएगा।